मार डालो, ये हमारी मानव जाति का चेसिस है, यहाँ से निकल जाओ। तुम जानवर मरने के लायक हो। मेरे माता पिता का बदला लेने का समय आ गया है। मानव जाति दहाड़ रही थी। शूरा क्षेत्र जैसे इस खूनी माहौल में वे अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वे केवल आगे बढ़ते रहना जानते थे ताकि सभी क्रूर जानवरों को मार सकें। उनके सामने, यहाँ तक कि जो लोग बहुत ही तर्कसंगत लोग होते हैं वे भी इस तरह के लड़ाई भरे माहौल में शांत नहीं हो पाते। मैं केवल असहाय होकर देख सकता हूँ कि अधिक से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, अधिक से अधिक खूंखार जानवर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और हत्या की चीखें धरती हिला देने वाली हैं। हालांकि यह अराजक दृश्य लंबे समय तक नहीं रहा। कई लोगों को तुरंत महसूस हुआ कि आसमान से एक व्यापक छाया गिर गई, जिसने अधिकांश प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया और छाया बर्फ और बर्फ की तरह उनके दिलों में घुस गई, उन्हें अवचेतन रूप से ऊपर देखने के लिए मजबूर करना। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि अधिकतर लोग डर के मारे कांप रहे थे, उनके मुंह खुले हुए थे और वे कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने लू यू की विशाल आकृति देखी, जिसके पंख लगभग 100 मीटर लंबे थे और जो उनके सिर के ऊपर दिखाई दे रही थी, जिससे आकाश और सूरज दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे थे। नीचे लटकते पंखों ने उन्हें अंतहीन एहसास कराया। अत्याचार के कारण वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। लू यू वास्तव में चिंतित था। ऐसा कैसे? जिस क्षण उन्होंने लू यू को देखा, उनके दिल निराशा से भर गए। उनके दिलों में उत्तेजना और हत्या का इरादा ऐसा था जैसे उन पर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो और उनके दिल बर्फ की तरह ठंडे थे। अगर यहाँ कोई और खूंखार जानवर भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हैं, लड़ने के लिए काफ़ी हैं। अगर उन्हें हराया नहीं जा सकता, तो भी वे पक्षियों की तरह बिखर जाएंगे। और जानवर, लेकिन जब लू यू यहाँ प्रकट हुए, तो उनके दिल में अचानक कोई विचार नहीं रहा और उन्हें केवल गहरी निराशा और अवसाद महसूस हुआ। तभी उसे यह एहसास हुआ कि वह तो बह गया है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे दया की भीख मांगना चाहते हैं, वे स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन उस दबाव के कारण वह अपना मुंह भी नहीं खोल सका। यहाँ के खूंखार जानवर भी थोड़े शर्मिंदा थे। आखिर यह घटना और भी बदतर होती जा रही थी। उन्होंने समय रहते इसे दबाना नहीं चाहा, बल्कि भगवान को डरा दिया। लू यू, जो यहाँ दिखाई दिया, उसकी कोई बकवास नहीं थी। उसके फड़फड़ाते पंखों से चलने वाली तेज हवा के साथ बर्फ के टुकड़े नीचे बैठे लोगों पर इतनी तेजी से गिरे कि वे नंगी आंखों से उन्हें देख नहीं पाए। कुछ लोगों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई, तथा कई लोग अत्यधिक ठंडी हवा के कारण बर्फ की मूर्तियों में जम गए। बर्फ शंकु, उसके चेहरे पर यह भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह यहाँ से भाग जाना चाहता है। कुछ ही क्षणों में यहाँ एकत्रित लाखों लोग बर्फ का हिस्सा बन गए। मूर्ति संप्रदाय में अन्य स्थानों से एकत्रित हुए लोगों के चेहरे अचानक कागज की तरह पीले पड़ गए और उनके सिर में भनभनाहट होने लगी। तभी वे उन्माद से जागे। अपनी ताकत में सुधार करते हुए वे सभी इस विद्रोह में भाग लेने के बारे में गलत समझे जाने के डर से जितनी जल्दी हो सके अपने घरों की ओर लौट गए। लू यू की ताकत इतनी प्रबल थी कि वह बिना कोई और हलचल पैदा किए केवल एक ही चाल से उनके बड़े पैमाने पर हुए दंगे को तुरंत शांत कर दें। जबकि अन्य मनुष्य एक के बाद एक अपने कमरों में लौट आए और जब वे शांत हो गए और प्रार्थना की, लू यू के तीखे पंजे अचानक से कस गए नीचे की ओर। इस प्रणाली का संचालन उनके द्वारा किया गया और यह शुरू हुआ। वे अपने शरीर में इसका सार अवशोषित कर लेते हैं। 2 विकास अंक प्राप्त करने पर बधाई। 1 विकास अंक प्राप्त करने पर बधाई। 3 विकास अंक प्राप्त करने पर बधाई। 1 जब सिस्टम ने उन मानव शवों को अवशोषित करना शुरू किया, तो लू यू के दिमाग में घने अनुस्मारक गूंजते रहे। चूंकि इनमें से अधिकांश मानव जातियां अभी जागृत हुई हैं और साधना के मार्ग पर चल पड़ी हैं, लू यू को बहुत अधिक विकास बिंदु नहीं मिले, केवल 1 से 3 के बीच। और इन लोगों में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जागृत नहीं हैं, बल्कि बस भावनात्मक रूप से प्रज्वलित हैं और मौज-मस्ती देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनसे विकास पाने का कोई रास्ता नहीं है। अंक। थोड़ी देर बाद बर्फ में पड़ी सारी लाशें राख में बदल गईं।
लू यू के सिस्टम पैनल पर विकास बिंदु भी 100,000 अंक के करीब पहुंच रहा है। यद्यपि ये मानव जातियां कुछ विकासात्मक बिंदु प्रदान करती हैं, फिर भी उनके पास लाखों लोगों का आधार है, भले ही उनमें से अधिकांश जागृत नहीं हुए हों। लेकिन इसकी विशाल मात्रा के साथ प्राप्त विकासात्मक अंक काफी आश्चर्यजनक हैं। इससे लू यू बहुत संतुष्ट हो गया। आखिरकार 20 स्तर के क्रूर जानवर को मारने से केवल 10,000 विकास बिंदु मिलते हैं, जो लू यू के लिए बहुत कम है, जिसे अब इस स्तर तक पहुंचने के लिए 10 लाख विकास बिंदुओं की आवश्यकता है। और अब ये मानव जातियां जागृति के मार्ग पर चल पड़ी हैं। भले ही इनका दायरा छोटा है, लेकिन इनका आधार काफी बड़ा है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा को तीसरी बार बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया जाता है, तो इन मनुष्यों पर कदम रखने वाले पत्थरों के रूप में भरोसा करते हुए वे निश्चित रूप से इस स्तर के जानवरों से छलांग लगाने में सक्षम होंगे। ये सोचकर लू यू के चेहरे पर मुस्कान और भी मजबूत हो गई। एक ही समय पर जब अराजकता फैलाने वाले लाखों लोगों का शीघ्र ही सफाया कर दिया गया, तो इससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। एक ओर ये स्वाभाविक है कि तियान्यू संप्रदाय के गठन के परिवर्तन के बाद इसमें मानव शरीर परिवर्तित हो गया और साधना के मार्ग में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। ब्लू स्टार के सभी लोगों के लिए यह अत्यंत रोमांचक बात है। मानव जाति हजारों सालों से अधिपति रही है और कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहता। हालांकि वे इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए वे केवल शक्तिशाली जानवरों के सामने झुक सकते हैं। लू यू द्वारा बचाए गए और बच गए। अब उन्हें आखिरकार भोर से पहले रोशनी मिल गई है। तीसरी बार जब आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हुई, तो उनकी मानव जाति का मौका आया। उस क्रूर जानवर के लिए इस घटना का सदमा कम था। जिन चींटियों पर उन्होंने पैर रखा था, वे निश्चित रूप से अभ्यास कर सकती थीं। खेती, लेकिन उनके पास बहुत ताकत थी और कोई नहीं। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, इससे उन्हें और अधिक स्वादिष्ट बनाने के अलावा कोई फायदा नहीं हुआ। यद्यपि उनके पास लू यू जैसी प्रणाली नहीं है, फिर भी उनके पास विशेष रक्तरेखा है और वे मनुष्यों और अन्य क्रूर जानवरों को खाकर अपनी सफलता की गति बढ़ा सकते हैं। एक बार जब मानव जाति अभ्यास करना शुरू कर देगी, तो यह उनके लिए एक पेटू दावत होगी। इसके अलावा तियान्यू संप्रदाय में वे मानव जातियां ताकत में वृद्धि से चकित थीं और तियान्यू संप्रदाय में परेशानी पैदा कर रही थीं, लेकिन लू यू ने व्यक्तिगत रूप से उनका सफाया कर दिया। इससे भी बड़ा झटका लगा। इससे मानव जाति में वे लोग, जो भविष्य के प्रति बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, थोड़ा शांत हो गए। इन क्रूर जानवरों में विशेष प्रतिभाएं होती हैं और वे इतने लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं। यदि वे इतने अहंकारी हैं और दुनिया की ऊंचाइयों को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए केवल एक ही चीज इंतजार कर रही है, वह है मौत। शहर में मौजूद ली चांगोन को भी इस खबर से अपने पैर कमजोर महसूस हुए। आखिरकार उन्होंने ली गोलाओ और अन्य लोगों को सूचित किया था। ये खुशखबरी कि मनुष्य आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास कर सकते हैं, ताकि वे पहले से तैयारी कर सकें। लेकिन पलक झपकते ही जिन्होंने सबको जगा दिया है, भले ही वे गुस्सैल हों और तियान्यू संप्रदाय में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करें, फिर भी लू यू द्वारा स्वयं मारा जाएगा। इससे उसे एक क्षण में ही अत्यंत भय महसूस होगा, मानो वह किसी अथाह काले तालाब में गिर गया हो और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया हो। यदि यह घटना लू यू के क्रोध को भड़काती है, तो इसका न केवल तियान्यू संप्रदाय में सभी पर, बल्कि चीन और ब्लू स्टार की मानव जाति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। ली चांगोन को लगा कि वह लू यू की प्रतिक्रिया के लिए यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्हें लू यू से माफी मांगने और स्थिति को समझाने के लिए पहल करने की जरूरत है, अन्यथा वे सभी भोर से पहले मर सकते हैं। लू यू की ताकत और उसके अधीन क्रूर जानवरों के बल पर चीन में अधिकांश मानव जाति को नष्ट करना आसान होगा। दुनिया भर के अन्य खूंखार जानवरों को भी ऐसा ही करने के लिए कहना अकल्पनीय होगा। मानव जाति को खत्म कर दो। तुरंत उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की और मुख्य हॉल की ओर दौड़ पड़ा, जहां लू यू सबसे तेज गति से था। इस समय लू यू महल में वापस आ गया था। वो इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या इन 100
000 विकास बिंदुओं का उपयोग अपने कौशल में व्यापक सुधार के लिए किया जाए, या फिर मुझे इसे पूरी तरह से सहेज कर रखना चाहिए और तीसरी बार आध्यात्मिक ऊर्जा के ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए ताकि मैं इसे एस में अपग्रेड कर सकूं। जितनी जल्दी हो सके स्तर को ऊपर ले जाएं। इन दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे हैं। कौशल में सुधार का मतलब है अपनी नींव और पृष्ठभूमि में सुधार करना। एक बार जब कोई बड़ा क्षेत्र टूट जाता है तो पहले से ही शक्तिशाली कौशल भी परिवर्तन से गुजरेंगे। एक बार जब वह इसमें सफल हो जाएगा तो वह उसी राज्य का राजा बन जाएगा। आखिरकार अन्य क्रूर जानवरों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अपने कौशल का अभ्यास करने और उसे बेहतर बनाने के लिए वे अनगिनत वास्तविक मुकाबलों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से धीरे धीरे सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उनके कौशल लू यू के समान विविध और व्यापक नहीं हैं। यदि आप संचय कर रहे हैं तो सीधे 5 स्तर को तोड़ना और फिर सफलता के बाद सुधार करना असंभव नहीं है, लेकिन पृष्ठभूमि और नींव स्पष्ट रूप से इतनी ठोस नहीं है। तीसरी, आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति आसान नहीं है। यदि आप उसी स्तर पर अजेयता प्राप्त नहीं कर सकते तो आप गिरने का जोखिम उठाएंगे। जब लू यू हिचकिचा रहा था और अनिर्णित था, उसने ली चांगोन की जल्दबाजी वाली आकृति को महसूस किया और तुरंत उसका उद्देश्य समझ गया। मिस्टर लू। जैसे ही उसने हॉल में प्रवेश किया और लू यू की उदासीन अभिव्यक्ति देखी, ली चांगोन जमीन पर भारी होकर घुटनों के बल बैठ गया। श्री लू, मैं शपथ ले सकती हूँ कि मेरा हुआक्सिया का श्री लू की अवज्ञा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। अभी जो हुआ वह वास्तव में महज एक गलतफहमी है। श्री लू के संरक्षण और श्री लू द्वारा व्यवस्थित संरचना के बिना हम आज यहाँ नहीं होते। मैंने हमेशा ये बात ध्यान में रखी है, लेकिन मैं पहले बहुत उत्साहित था। ली चांगोन इस घटना के प्रभाव को कम करने की उम्मीद में लगातार समझाते रहे। समर्पण करने का दृढ़ संकल्प और निष्ठा दिखाना। लू यू। हालांकि लू यू अभी भी उसे उदासीनता से देख रही थी। संक्षेप में, वो उनकी वफादारी नहीं बल्कि उनके विकासात्मक बिंदु चाहता है। 9 स्वर्ग आत्मा सभा सरनी लग रहा था। उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रेरित किया है। शवों को पहले से ही पकड़ लिया गया था, लेकिन वास्तव में इसने उन्हें यहाँ कैद भी कर लिया था और उन्हें लू यू द्वारा अदृश्य रूप से बंदी बना लिया गया था। इसलिए लू यू आज जो कुछ हुआ उसके कारण क्रोधित नहीं था, क्योंकि उसने उन लोगों के समूह से बहुत सारे विकासवादी अंक प्राप्त किए थे। लहरें बनाई। हालांकि चूंकि ली चांगोन ने जानबूझकर इस मामले का उल्लेख किया था, लू यू ने भी सांस्कृतिक अवशेषों की एक और लहर के लिए मछली पकड़ने का फैसला किया और चीनी जाति के जीवन के रक्त को अपने हाथों में रखने के लिए जितना संभव हो सके उतना किया। संभव। दोबारा ऐसा करने से पहले लू यू ने ठंडे भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आज जो हुआ वह आज नहीं हुआ तो कल होगा। एक दिन ये जरूर सामने आएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ? ली चांगोन स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। क्या इस घटना का लू यू पर वाकई कोई असर हुआ? वह मनुष्यों से सावधान रहने लगा। उनकी मानव जाति अनंत विनाश के गर्त में गिर सकती है। उसकी पीठ ठंडी लगने लगी और उसका डर दूर हो गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पानी से बाहर निकाला गया हो और उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। हालांकि वह जल्दी से बहस करने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन लू यू ने उसे यह मौका नहीं दिया और ठंडे स्वर में कहना जारी रखा, जो हमारे कुल से नहीं है, उनके मन में कुछ और ही विचार होंगे। ये तुम्हारा अकाट्य मूल पाप है। लू यू के कुछ शब्दों के कारण ली चांगोन की सांसें भारी हो गईं और उसकी रीढ़ कुचली हुई प्रतीत हुई। क्योंकि लू यू सही है, जो लोग हमारे कबीले से नहीं हैं उनके दिमाग अलग होंगे। जब तक वे एक ही नस्ल या रक्त रेखा के नहीं हैं, चाहे उन्हें कितने भी स्पष्टीकरण दिए जाएं, दे दो तो व्यर्थ हो जाएगा। ली चांगन बहुत देर तक स्तब्ध रहा। उसका सिर फटने लगा और वह चलता फिरता ज़ॉम्बी बन गया। उसने निराशा में कहा, श्री लू के शब्द सही हैं। ये निर्विवाद है कि
हमारी मानव जाति में वास्तव में विश्वासघाती लोग हैं, लेकिन मैं इस बात पर आश्वस्त हो सकता हूँ कि अधिकांश लोग विश्वासघाती हैं। मानव जाति सदैव श्री लू के प्रति आभारी और वफादार रहेगी। उसे नहीं पता था कि लू यू आगे क्या कदम उठाएगा। फिलहाल वो सिर्फ यही कर सकता है कि अपने रवैये को हल्के शब्दों में व्यक्त करे। लू यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह वास्तव में उसे चाहता था, पूरे चीन से सांस्कृतिक अवशेषों की खोज करके उन्हें उनके पास भेजने के लिए। हालांकि उन्होंने देखा कि ली चांगन को कुछ अविश्वसनीय प्राप्त हुआ था। समाचार। उसने हेडसेट को अपने हाथ से दबाया और कुछ देर बाद होश में आया। वह नहीं कर सका। लू यू की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। श्री ली यहाँ आ रहे हैं और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की आशा कर रहे हैं। ये वही आदेश है जो ली चांगोन को अभी अभी मिला है। जब उसने पहली बार यह समाचार सुना तो उसे अविश्वसनीय लगा, लेकिन वह फिर भी आया। इससे इस मामले को दी गई महत्ता और लू यू को दी गई महत्ता का पता चलता है। श्री ली, ये शीर्षक सुनकर लू यू को तुरंत ही कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रहा था। क्या वह भी इस घटना से घबरा गया था? ये सोचते हुए लू यू के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। यह मामला इतना सरल नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से उनके जैसे बड़े व्यक्ति का आगमन सिर्फ इस अराजक घटना के लिए नहीं है, अन्य चीजें भी होनी चाहिए। हालांकि लू यू फिलहाल इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए वह केवल उसके आने तक इंतजार कर सकता था। जब समय आएगा तो श्रीली से व्यक्तिगत रूप से बात करें और हम निश्चित रूप से उन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवशेषों को तेजी से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति करीब आ रही है और इस मामले को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। आखिरकार उनकी धारणा में कुछ सांस्कृतिक अवशेष तियान्यू संप्रदाय के आभा समृद्ध वातावरण में धीरे धीरे उत्परिवर्तित होने लगे हैं। 3 घंटे बाद श्रीली और अन्य वरिष्ठ चीनी अधिकारी विशेष विमान से उतरकर मुख्य हॉल की ओर चले गए, जहां लू यू दृढ़ निगाहों से खड़े थे। कुछ समय पहले जब उन्हें पता चला कि तियान्यू संप्रदाय में अराजकता है, तो उनके दिल भी लटक गए थे। आखिरकार चीन में उनकी स्थिति बेहतर हो रही थी, और बेहतर अभी लू यू की शक्तिशाली ताकत के खतरे के तहत। अचानक ऐसी बुरी घटना घटी जो आसानी से सब कुछ एक अथाह रसातल में डुबो सकती थी, और वे लगभग निश्चित हैं कि एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से बड़े पैमाने पर ठीक हो जाए तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। ताकत के साथ दिल का विस्तार होगा जो अपरिहार्य है। लू यू को केवल शब्दों से आश्वस्त करने में कोई ईमानदारी नहीं है। तो वे आए, और वे अत्यंत ईमानदारी के साथ आए। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर भविष्य में मानव जाति को आगे बढ़ने का मौका भी मिला तो वह लू यू के संरक्षण के बिना संभव नहीं होगा। उनका भाग्य पहले से ही लू यू से जुड़ा हुआ है। इस बार मैंने इस घटना का लाभ उठाकर लू यू से यथासंभव समर्थन प्राप्त किया। तियान्यू हॉल। जब ली गोलाओ और अन्य दिग्गज धीरे धीरे हॉल में चले गए तो हॉल के सबसे गहरे हिस्से में लू यू की आकृति धीरे धीरे उनकी आंखों में बड़ी हो गई। वह विशाल सुनहरा शरीर जो पहाड़ की तरह दिखता था, उसके करीब जाने पर आपको दमन की तीव्र भावना अपनी ओर आती हुई महसूस होती थी, और आपके कपड़े आपकी त्वचा से चिपक जाते थे। खास तौर पर नज़दीक से देखने पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उसके पंख सोने की तरह जालीदार हैं और हर जड़ आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरी हुई है। यह उनके शरीर से भी बड़ी है और इसमें बेहद शुद्ध शक्ति है। इस समय 2 तीखी तलवारों के समान तीखी आंखें उन्हें घूर रही थीं। उसे देखते ही उनकी आंखें रक्त से भर गईं, जिससे एक अभूतपूर्व चुभन वाली भावना पैदा हो गई, मानो लू यू उन सभी को एक ही नज़र में मार सकता है। उन आंखों में एक अलग नज़र ने उन्हें अवचेतन रूप से हीन महसूस कराया। उन्होंने अपने सिर को थोड़ा नीचे कर लिया, जैसे कि वे उसकी ओर देख रहे हों, जो उसके खिलाफ एक ईशनिंदा थी। उन्होंने विभिन्न सूचनाओं के आधार पर लू यू को 1 से अधिक बार देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब वे लू यू के इतने करीब से सामने खड़े थे। जब उन्होंने पहली बार लू यू की आकृति को विभिन्न प्रमुख सामग्रियों में देखा था, तब वह केवल कुछ मीटर लंबा था
और अब वो लगभग 100 मीटर के पंखों के फैलाव के साथ एक विशालकाय जानवर बन गया है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कल ही घटित हुआ हो। ली मिंग, मैं मिस्टर लो से मिल चुका हूँ। नेता ली गोलाओ लू यू को सलाम करने वाले पहले व्यक्ति थे। ली चांगोन और उनके पीछे चल रहे अन्य लोगों ने भी थोड़ा नीचे झुककर सलामी दी। लू यू ने नेता ली गोलाओ की ओर देखा। उसकी कनपट्टियों पर सफ़ेद बाल थे, लेकिन वह अच्छे मूड में लग रहा था और आत्मविश्वास और शांति से भरा हुआ लग रहा था। लू यू ने इन धर्मनिरपेक्ष शिष्टाचारों की परवाह नहीं की और हल्के से पूछा, मुझे बताओ, तुम मुझसे यहाँ क्यों मिलने आए हो? ली गोलाओ ने भी सीधे एक पुस्तिका सौंपी और उसे दोनों हाथों से लू यू को सौंप दिया। मैं आज यहाँ मुख्यतः 2 कामों के लिए आया हूँ। एक है, मैं अपने चीनी लोगों की लापरवाही और अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने सुना है कि श्री लू को कीमती ऐतिहासिक अवशेष पसंद हैं। ये वे खजाने और अनाथ हैं जिन्हें वे 1000 से अधिक वर्षों से अपने साथ लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि श्री लू इसकी सराहना कर सकते हैं। जब से लू यू ने पिछले संप्रदाय समारोह में कीमती ऐतिहासिक कलाकृतियों को उपहार के रूप में देने का उल्लेख किया है, न केवल अन्य देशों ने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक प्राचीन सभ्यता वाले देश के रूप में चीन स्वाभाविक रूप से यथासंभव निकटता बनाए रखता है। मूल रूप से जब मैं लू यू से कुछ मांगने की योजना बना रहा था, तो मैंने इस चीज को उपहार के रूप में लिया। हालांकि लोग भगवान जितने अच्छे नहीं हैं। अब वे केवल इसे पहले ही निकाल सकते हैं और लू यू से माफी मांग सकते हैं, जो उनकी ईमानदारी है। आखिरकार अन्य कीमती चीजें, वे क्रूर जानवर नहीं हैं, इसलिए वे बाहर नहीं आएंगी। केवल ये खिलौने, सुलेख और पेंटिंग्स ही हैं। लू यू की आंखों में चमक सी आ गई और वो पुस्तिका की विषय वस्तु को समझ गया और उसके गंभीर चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ली गोलाओ और अन्य लोग काफी समझदार थे। उन्होंने जो सुलेख और पेंटिंग भेजी थी, उनका एक लंबा इतिहास था और सभी ने उन्हें हाथ से बनाया था। आध्यात्मिक ऊर्जा के तीसरे पुनरुद्धार के बाद ये चीजें अकल्पनीय खजाने में बदल जाएंगी, जो उनकी आश्चर्यजनक शक्ति को प्रदर्शित करेंगी। लेकिन अब ये चीजें उसके अपने हाथों में आ गई हैं। तुम ईमानदार और चौकस हो। मैंने इसके बारे में सीखा है। पिछली घटना के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी बात है। वे अपनी जल्दबाजी की कीमत पहले ही चुका चुके हैं। इस मामले का खुलासा होना चाहिए, लू यू ने उदासीनता से कहा। ली गोलाओ और अन्य लोगों को थोड़ी राहत मिली जब उन्होंने सुना कि लू यूफेंग ने मामले को शांति से उजागर कर दिया है। लू यू के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वह पहले से ही बहुत घबराया हुआ लग रहा था। हालांकि वे ये भी जानते हैं कि ज्यादातर क्रूर जानवर मूडी होते हैं। हो सकता है कि अभी उन्हें उनकी परवाह न हो, लेकिन असल में वे पहले से ही उनसे द्वेष रखते हैं। जब वे सभी शांत हो गए तो उन्होंने अचानक एक घातक प्रहार किया। केवल लू यू की समझ से ही यह मामला वास्तव में खत्म कहा जा सकता है। अन्यथा उस दिन इस घटना के कारण फिर से बवाल मच सकता था। श्री लू की उदारता वास्तव में एक आदर्श उदाहरण है। हमारी मानव जाति। श्री लू, मेरा एक हार्दिक अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि श्री लू चीन में हमारे राष्ट्रीय पशु बन सकते हैं। इससे उन्हें कम उम्र से ही बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। मैं श्री लू का सम्मान करता हूं और मुझे उम्मीद है कि श्री लू मुझे इसकी अनुमति देंगे। ली गोलाओ और अन्य लोगों ने उसकी थोड़ी चापलूसी की और लू यू की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। ये दूसरी बात है जिसके लिए वे यहाँ आए हैं, और वह ये कि उन्हें उम्मीद है कि लू यू चीन का राष्ट्रीय जानवर बन जाएगा। केवल लू यू को एक अच्छा कानूनी दर्जा देकर ही चीन की पहचान की भावना मजबूत हो सकती है और लू यू के खिलाफ अपराधों को स्रोत से ही कम किया जा सकता है। इसी तरह की चीजें पहले ही बंग साम्राज्य द्वारा की जा चुकी हैं, और लू यू ने भी उनकी साख स्वीकार कर ली है, जो कि बंग साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने के बराबर है। बंग राज्य का स्वामी लू यू जो करना चाहता है वह एक सुनहरा बयान है। वे आशा करते हैं कि लू यू एक राष्ट्रीय पशु बन जाएगा जिसे लू यू को सर्वोच्च अधिकार देने के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ये बंग साम्राज्य की तरह पूरी तरह से लू यू का नहीं होगा।
हालांकि जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, लू यू ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। वो बस घनी आबादी वाले चीन के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहता है। सबसे पहले लीक की एक लहर काटी जानी चाहिए। जब आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होती है तो ये समय है कि इसे बढ़ाया जाए। कसाई चाकू और फसल, मैं ऐसी बकवास में शामिल नहीं होना चाहता। जहां तक बंग राज्य को स्वीकार करने की बात है, तो उसने इसका उपयोग केवल फसल की तैयारी के लिए एक विकल्प के रूप में किया था, ताकि अन्य क्रूर जानवरों को आक्रमण करने और अपनी योजना को बर्बाद करने से रोका जा सके। लू यू के निर्णायक इनकार से ली गुओलाओ और अन्य लोग तुरंत उत्साहित हो गए। आखिरकार उनके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य वास्तव में यह आशा करना था कि लू यू चीन का राष्ट्रीय पशु बनने के लिए सहमत हो जाएगा। केवल इसी तरह से उन्हें भविष्य में अच्छे विकास के अवसर मिलेंगे। अन्यथा न केवल अन्य चीनी लोग लू यू को नाराज करते, बल्कि चीन में उत्पात मचा रहे अन्य बी स्तर और सी स्तर के क्रूर जानवर भी इसे सहन नहीं कर पाते। मिस्टर लू, चिंता मत करो। जब आप राष्ट्रीय बन जाओगे तो जानवर, हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तुम्हें बस हमें ये बताना है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए और क्या नहीं। आपको जो चाहिए हम उसे तुरंत करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। ली गुओलाओ ने कुछ अनिच्छा से कहा। राष्ट्रीय पशु बनना सिर्फ एक खोखला नारा नहीं है, बल्कि इसके वास्तविक लाभ हैं। लू यू ने फिर भी अपना सिर थोड़ा हिलाया, कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। ये देखते हुए कि तुम्हारा दृष्टिकोण अधिक ईमानदार है, मैं तुम्हें मानव साधना के लिए उपयुक्त अभ्यासों का एक सेट दूंगा। विशाल सागर जुए। ये सुनकर ली गुओलाओ और अन्य लोग थोड़ा चौंक गए, और फिर उनके चेहरों पर गहरी खुशी के भाव दिखाई दिए। कुंग फू, मानव साधना के लिए उपयुक्त तकनीक। निश्चित रूप से इस समय उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उनके पास क्रूर जानवरों के अभ्यास का विशेष ज्ञान है, और उन सभी के पास अपने स्वयं के जन्मजात कौशल हैं, जो उनके खून में स्थानांतरित हो गए हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को भी शिक्षित करते हैं। क्रूर जानवरों का अभ्यास बहुत तेज और शक्तिशाली है, लेकिन मानव जाति में रक्त नहीं है। विरासत में मिली वस्तु केवल नकल और सीख ही सकती है, लेकिन अब तो उन्होंने इस तकनीक की छाया भी नहीं देखी है। यदि लू यू ने वास्तव में उन्हें मानव साधना तकनीक प्रदान की, तो यह उनकी कल्पना से परे बहुत मददगार होगी। उनके उत्साहित और उत्सुक चेहरे देखकर लू यू भी बहुत खुश हुआ। आखिरकार वे जितने शक्तिशाली थे, उन्हें मारने के बाद उसे उतने ही अधिक विकास अंक मिलेंगे। ली गुओलाओ और अन्य लोग अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सके, और वे सभी उत्सुकता से, जिज्ञासा से भरे हुए लू यू को देखने लगे। लू यू के स्तर के क्रूर जानवरों के लिए, अगर वो कहता है कि वो उन्हें एक कौशल देगा, तो यह निश्चित रूप से सच होगा। कुंजी इस बात में निहित है कि यह किस प्रकार का कौशल है और इसे कितनी जल्दी अभ्यास किया जा सकता है। हालांकि आप इसे चाहे जैसे भी कहें, ये चीन को खरोंच से कुछ बनाने की कुंजी है। यह अपने आप में एक बड़ी सफलता है और इसका युगांतकारी महत्व है। उनकी शक्ल देखकर लू यू को उनकी चिंता नहीं हुई। एक विचार के साथ उसने साधना तकनीकों का एक हिस्सा उनके दिमाग में स्थानांतरित कर दिया। विशाल समुद्र का युद्ध, यह एक ऐसी विधि है जिस पर पिछली पीढ़ियों के मनुष्यों ने अपना प्रयास खर्च किया है, जिसमें कई क्रूर जानवरों की विशेषताओं को मिलाकर मानव साधना के लिए उपयुक्त विधि बनाई गई है। शुरुआत करना तो आसान है, लेकिन जितना आप अभ्यास में आगे बढ़ेंगे, यह उतना ही कठिन होता जाएगा। बेशक शक्ति भी समुद्र की लहरों की तरह परत दर परत बढ़ती जाएगी। बहुत अभ्यास करने के बाद हद तक आपके पास अविश्वसनीय क्षमताएं होंगी और आपको एक मानव क्रूर जानवर कहा जा सकता है। चाहे वह आध्यात्मिक ऊर्जा का नियंत्रण हो या भौतिक शरीर की ताकत, ये शीर्ष क्रूर जानवरों से कमजोर नहीं है। यह मानव जाति की सबसे मजबूत तकनीक मानी जाती है जिसे लू यू जानता है, विशाल समुद्र की लड़ाई। ली गुओलाओ और अन्य लोगों ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और अपने मन में तकनीक के रहस्य को ध्यानपूर्वक समझने लगे। यद्यपि उनमें से अधिकतर अभी तक जागे नहीं हैं, फिर भी वे ज्ञानवान लोग हैं और खूंखार जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
पहली नज़र में वे इस तकनीक को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि यह हान हाई जुए तकनीक की गहराई और शुरुआत करने की कठिनाई के दो प्रमुख बिंदुओं को समझता है। साधना के प्रथम स्तर पर, जब तक आप में आध्यात्मिक ऊर्जा साधना की प्रतिभा जागृत हो चुकी है, आप आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामान्य रूप से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे शरीर को एक क्रूर जानवर की तरह पीटना न केवल शुरुआत करना आसान है, बल्कि आप कुछ समय के भीतर अभ्यास के परिणाम भी देख सकते हैं और आपकी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार होगा। शरीर को परिष्कृत करते समय ये सूक्ष्म रूप से सुधार भी करेगा। व्यवसाय की योग्यता। जब तक आप कदम दर कदम अभ्यास करते हैं, भले ही आपकी प्रतिभा औसत हो, फिर भी आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की रक्षा करने की क्षमता। यदि आपके पास अच्छी प्रतिभा और उच्च समझ है, तो आप रॉकेट की तरह तेजी से प्रगति कर सकेंगे तथा कम समय में ही अपनी ताकत और क्षेत्र में काफ़ी सुधार कर सकेंगे। ये तकनीक वास्तव में उनकी स्वप्न प्रेम तकनीक है। ली गोलाओ और अन्य लोगों के पीछे इस यात्रा की सुरक्षा के रूप में जू झेंगुओ और अन्य शीर्ष आनुवंशिक योद्धा यहाँ एकत्र हुए। उनकी प्रतिभाएं पहले से ही मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ थीं। असीम सागर प्राप्त करने के बाद लू यू से जुए को सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे धन्य हो गए हों। उनके चारों ओर की समृद्ध आभा शरारती कल्पित बौनों की तरह थी, जो उनके शरीर को चारों ओर से घेरे हुए थी और फिर धीरे धीरे उनमें प्रवेश कर गई। वे अपने लोगों की रक्षा के लिए ली गोलाओं के साथ थे। सुरक्षा और गठन परिवर्तन का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उनके पास फिलहाल आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करने की प्रतिभा नहीं थी। हालांकि अब इस तकनीक के आशीर्वाद से उन्होंने अवचेतन रूप से अपने शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा खींचना शुरू कर दिया और एक शांत वातावरण में प्रवेश करना शुरू कर दिया। जागृति की अवस्था। ली गोलाओ और अन्य लोगों को जब तकनीक का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि जू झेंगुओ और अन्य लोगों की आभा बदल रही थी। वे अपनी सांस रोककर उन्हें घबराहट और उम्मीद भरी नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ये लोग सावधानी से चुने गए कुलीन और आनुवंशिक योद्धा हैं, जिन्हें आनुवंशिक चिकित्सा के माध्यम से सुधारा गया है। ये कहा जा सकता है कि वे उनके दिलों में सबसे बड़ी उम्मीद हैं। ऐसा लग रहा था कि तकनीक वैसी ही थी जैसी उन्होंने बताई थी, पूर्वानुमानित और बहुत उपयोगी। लू यू भी इस समय उनकी ओर देख रहा था। इस तथ्य को छोड़कर कि नेता जू झेंगुओ पहले से ही एक आनुवंशिक योद्धा है जो डी स्तर के बराबर है। क्रूर जानवर। उसके पीछे के अन्य योद्धा अभी भी केवल ई स्तर या एफ स्तर के आनुवंशिक योद्धाओं के बराबर हैं। उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है। मानव जाति में, लेकिन क्रूर जानवरों के बीच वह कुछ भी नहीं है। आखिरकार सी स्तर के क्रूर जानवर अब बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उस विशेष अवस्था में जहां तकनीक काम करना शुरू कर देती है और आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है, उनका आभामंडल धीरे धीरे बढ़ रहा है। समृद्ध आध्यात्मिक धुंध में लहरें पैदा करना। इसके तुरंत बाद उनकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की अभूतपूर्व प्रचुरता को महसूस करते हुए वे सभी आनंद से अपनी हथेलियों को देखने लगे और अविश्वास से चिल्ला उठे। ई स्तर, मैंने ई स्तर पार कर लिया है। मैं भी। ये तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि यह अचानक ही विशाल स्तर पर पहुंच गई है। वे जानते हैं कि इस राह पर आगे बढ़ना आसान नहीं है। बड़ा क्षेत्र। हर बार जब वे सफल हुए, तो उन्होंने आनुवंशिक दवाओं पर भरोसा किया। आनुवंशिक दवाओं के दुष्प्रभावों का विरोध करने के बाद वे मुश्किल से सुधार कर पाए। आनुवंशिक दवाएं अत्यंत कीमती होती हैं और इन्हें चाहकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जेनेटिक दवाइयों के इस्तेमाल से अचानक मौत का खतरा भी रहता है। उनके कई साथी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से मर गए, लेकिन अब केवल कौशल का अभ्यास करके वे सफलतापूर्वक एक महान क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसी बात का सपना भी नहीं देखा था, लेकिन अब लू यू की मदद से यह एक वास्तविकता बन गई है।
ली गोलाओ और अन्य लोगों ने इन आनुवंशिक योद्धाओं को अपने शरीर में उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ देखा। उन्होंने खुशी से अपनी मुट्ठियां भींच ली और उनकी आंखों के कोनों से लगभग आंसू बहने लगे। मानव जाति आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं रह सकती। खुद को मजबूत बनाने के लिए ये हमेशा से उनके दिल में एक दर्द की तरह रहा है, उनके गले में एक गांठ की तरह है। अब सब कुछ अतीत की बात हो जाएगी। डी स्तर शिखर। इस समय जू झेंगवो, जो अंततः जाग गया, ने अपने शरीर में नदी की तरह उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने की कोशिश की और मदद नहीं कर सका। ठंडी हवा का झोंका। यह आश्चर्यजनक है। कुछ समय पहले ही कुछ अंतर्दृष्टियों के कारण वही स्तर से डी स्तर तक पहुंच गया था, और अब केवल तकनीकों का अभ्यास करके वह प्रारंभिक डी स्तर से शिखर डी स्तर तक पहुंच गया है। इतने बड़े सुधार से उन्हें अवास्तविकता का गहरा एहसास हुआ। उनमें आध्यात्मिक शक्ति के उदय ने शीघ्र ही ली गोलाओ और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उस तरह की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें पास आने पर थोड़ा प्रतिरोध महसूस कराया। जाहिर है, इस तकनीक का अभ्यास करने के बाद जू झेंगुओ को काफी लाभ हुआ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जनरल जू? ली गोलाओ और अन्य लोग पूछे बिना नहीं रह सके। वे अभी तक अभ्यास करने में सक्षम नहीं हैं और वे यह नहीं समझते हैं कि इस तकनीक का अभ्यास करने के बाद जू झेंगुओ में कितना सुधार होगा। जू झेंगुओ को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वह अपनी स्थिति का वर्णन कैसे करे। उसे बस तरोताजा महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह एक मुक्का मारकर पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है। श्री लू के कौशल बहुत उत्कृष्ट हैं। मुझे प्रारंभिक डी स्तर से शिखर डी स्तर तक पदोन्नत किया गया है। यहाँ तक कि सी स्तर को पार करना भी बहुत दूर नहीं है। जब जू झेंगुओ ने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया, तो वह अपना आश्चर्य और हल्की घबराहट छिपा नहीं सका। लू यू द्वारा प्रदान की गई तकनीकों का अभ्यास करके उसकी ताकत ने अचानक गुणात्मक छलांग लगाई। अगर उसने ऐसा कहा, तो कौन इस पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा? ये सुनकर कि जू झेंगुओ निश्चित रूप से सी स्तर तक पहुंच जाएगा, ली गोलाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। उन्होंने यह नहीं देखा कि इस समय सबसे खुश व्यक्ति वास्तव में लू यू था। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले इन लोगों ने कौशल का अभ्यास करने के बाद इतनी तेजी से सुधार किया कि लू यू ने भी उम्मीद नहीं की थी। ये सचमुच सुआ पालन का एक बेहतरीन रहस्य है। उनकी नज़र में विकासवादी बिंदु अचानक एकल अंक से बढ़कर दहाई या यहाँ तक कि 100 तक पहुँच गया है। सैकड़ों विज्ञापन। लू यू ने कुछ समय पहले ही कई मनुष्यों को मार डाला था, जिन्होंने अभी अभी अपनी साधना प्रतिभा को जागृत किया था। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल कुछ ही विकासात्मक क्षमताएं होती हैं। अंक। यदि लाखों की विशाल संख्या न होती। जब उसने पहले लीक काटी, तो उसने अकेलापन काटा। दूसरी ओर, जिन शिष्यों ने हानहाई ज्यू का अभ्यास किया है, उनके शरीर में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है, उनके क्षेत्र में सुधार हुआ है और उनके विकास बिंदु आसमान छू रहे हैं। यदि पहले नष्ट हुए लाखों लोगों में ये गुण होता, तो अर्जित विकास अंक निश्चित रूप से लगभग 10 लाख होते। बेशक, लू यू ये भी जानता था कि शू झेंगुओ जैसे सावधानी से चयनित अभिजात वर्ग को पहले भी आनुवंशिक दवा का इंजेक्शन लगाया गया था, इसलिए उनके पास पहले से ही प्रतिभा और ताकत का कुछ आधार था। अन्य मानव जातियों के लिए उनसे तुलना करना असंभव है। हालांकि गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है, मात्रा ही महत्वपूर्ण है। जब हानहाई ल्यू का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया, तो कई लोगों ने तकनीकों का अभ्यास करके सफलता हासिल की। इन लोगों में निहित विकासात्मक बिंदु अनिवार्य रूप से सभी नावों को ऊपर उठाएंगे। साथ ही बहुत बुरे पात्रों की उपस्थिति को रोकने के लिए उन्होंने अपना बर्बाद कर दिया। सुअर पालन योजना। लू यू ने उन्हें जो हानहाई जुए दिया था, वह केवल सी स्तर तक ही पहुंच सकता था और उसने उन्हें बाद की कोई भी तकनीक नहीं दी थी। उनकी साधना स्तर सी तक पहुंचने के बाद, यदि वे अपनी साधना जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें अनुवर्ती तकनीकों के बारे में पूछने के लिए उनके पास आना होगा। उस समय इसे बढ़ाना जारी रखना है या सीधे विकास बिंदुओं में अवशोषित करना है, ये पूरी तरह से लू यू के नियंत्रण में है। उस समय उसे केवल हवा को जाने देना होता है।
जो लोग नष्ट हो गए और उसके द्वारा अवशोषित हो गए और विकासवादी बिंदु बन गए, वे टूटने में असफल रहे। उनकी कमजोर योग्यता के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। दूसरों को निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं होगा। आखिरकार लू यू उन लोगों को अभ्यास जारी रखने के लिए बेहतर योग्यता प्रदान करेगा, जिससे वे मानव जाति के बीच सबसे अधिक आकर्षक बन जाएंगे। दूसरे इंसान सिर्फ ग्लैमरस स्टेज को ही घूरते रहेंगे। जिन्होंने आगे सफलता हासिल की है, वे सिर्फ और ज्यादा पागलपन से अभ्यास करेंगे और अपने लिए काम करेंगे। भले ही कुछ लोगों को किसी बात का गहरा पूर्वाभास हो और वे हान हाइज्यू का अभ्यास छोड़ना चाहें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुंग फू कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे यदि आप न चाहें तो फेंक दिया जाए या इसे इच्छानुसार बदला जा सकता है। जब तक वे शुरू से ही हान हाई जुए का अभ्यास करते हैं, वे अभ्यास को बदल नहीं सकते। ये हार्ड डिस्क पर सभी सिस्टम इंस्टॉल करने और अब सिस्टम को खुद को हटाने देने जैसा है, अथवा कोई अन्य प्रणाली स्थापित करना जिसमें स्पष्टतः बहुत अधिक टकराव होगा, व्यवहार्य नहीं है। जहाँ तक शुरुआत से ही अन्य तकनीकों का अभ्यास करने की बात है तो ये लगभग असंभव है। आजकल अधिकांश लेखन, सुलेख और चित्रकला दृढ़ता से उनके हाथों में है और उनके पास अपनी तकनीक बनाने की क्षमता नहीं है। और भले ही वे इतने भाग्यशाली रहे हों कि उन्हें बहुत कुछ मिल गया हो, तकनीकों की तुलना करने पर पता चलता है कि हान हाइज्यू एक ऐसी तकनीक जिसने अनगिनत लोगों को उनके पिछले जन्मों में नुकसान पहुंचाया था, उसने सभी पहलुओं में अन्य तकनीकों को ध्वस्त कर दिया होगा। आपके सामने बेहतरीन और सीखने में आसान अभ्यास हैं, साथ ही आपके सामने बेहद निम्न स्तर के अभ्यासों की एक किताब भी है। जब तक आप एक सामान्य व्यक्ति, आप केवल हानहाई जुए का चयन करेंगे। यह एक जाल है जिसे लू यू ने सभी जातियों के लिए बिछाया है। मुख्य बात यह है कि भले ही वे समझते हों कि क्या हो रहा है, वे प्रतिरोध के लिए किसी भी स्थान के बिना इसे केवल निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यह एक षड्यंत्र है, एक ऐसा षड्यंत्र जिसे न तुम षड्यंत्र कहा जा सकता है। लू यू ने उनके लिए जो घोंसले बनाए थे, उनसे बचकर निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यदि आप हानहाई जुए का अभ्यास नहीं करते हैं, तो आपकी ताकत में बहुत धीरे धीरे सुधार होगा और आपके पास शीर्ष शक्तिशाली बनने की संभावना नहीं होगी। यदि आप शीर्ष पावरहाउस नहीं बन सकते हैं, तो आप अपने स्वयं के शक्तिशाली कौशल बनाने में सक्षम नहीं होंगे और आपको लू यू द्वारा नियंत्रित किया जाना होगा। लेकिन एक बार जब आप विशाल समुद्र कला का अभ्यास करते हैं, तो चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, ये बेकार होगा भले ही आप एक महान सम्राट की तरह लग रहे हो। तकनीक लू यू के हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई है। वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। अगर वह आपको आगे की तकनीक नहीं बताता, तो आप सिर्फ उसे देख सकते हैं। सभी मानव साधकों का अंतिम परिणाम लू यू की प्रणाली में केवल एक ठंडा विकासवादी बिंदु बन जाएगा। सही समय पर उसकी शक्ति और क्षेत्र में निरंतर सुधार होता रहे तथा वह अधिकाधिक अप्रतिरोध्य बनता जाए। ये चक्र बार बार चलता रहता है। मिस्टर लू ने आपको इतना अद्भुत कौशल दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इस तकनीक के उपहार के लिए धन्यवाद श्री लू। ली घोलाओ और अन्य लोगों ने लू यू को सलाम करते हुए कहा। उनका आभार। वे पहले से ही इस तकनीक को सामान्य रूप से देख चुके हैं। ये बहुत सूक्ष्म है और इसका अभ्यास करने के बाद प्रभाव सभी के लिए स्पष्ट है। लू यू उनकी जाति का नहीं था, लेकिन फिर भी लू यू बहुत मददगार था। वे इतने उत्साहित थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लू यू ने सहजता से अपना सिर हिलाया और कहा, मुस्कुराहट, ये तकनीक बस एक तुच्छ मामला है, उल्लेख करने लायक नहीं है। आप एक क्रूर जानवर हैं और आप इसे किसी भी तरह से अभ्यास नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में आभारी होना चाहते हैं, तो मुझे कुछ और खिलौने दें, सुलेख और पेंटिंग्स। उस चीज में मुझे बहुत दिलचस्पी है। मिस्टर लू, चिंता मत करो। इस बार लौटने के बाद मैं लोगों को प्रमुख संग्रहालयों से सभी खजाने और संग्रह को मिस्टर लू के पास लाने का आदेश दूंगा। ली घोलाओ और अन्य लोगों ने कुछ देर सोचने के बाद निर्णय लिया। लू यू को खुश करने की कोशिश करने के बजाय उन सांस्कृतिक अवशेषों ने उनकी जरा सी भी मदद नहीं की।
उन्होंने वे सब लू यू को दे दिए और उससे लाभ उठाया। यही वह था जो वे एक लाभ की तलाश में करना चाहते थे। देश। आखिर लू यू की उंगलियों से एक हुनर निकला जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ, यहाँ तक कि पूरे परिवार को भी फायदा हुआ। चीन और मानव जाति। यदि हमें उससे कुछ अधिक शक्तिशाली मिल जाए तो मानव जाति का उत्थान निकट ही होगा। वैसे मिस्टर लू, क्या ये तकनीक अन्य मानव साथियों को भी दी जा सकती है? ली गुओलाओ ने सावधानी से पूछा। हालांकि लू यू को इस तकनीक की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन आखिरकार ये लू यू का इनाम था। वह फिर भी स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था ताकि लू यू को नाराज न किया जा सके। एक तुच्छ बात पर आपको बस इसका पता लगाना है और जितनी जल्दी हो सके उन सांस्कृतिक अवशेषों को भेजना है। लू यू ने उदासीनता से कहा। विशाल समुद्री कला वर्तमान में मानव जाति का एकमात्र कौशल है, और यह एक ऐसा कौशल है जो इस सीमा से परे है। उसे विशेष रूप से इसे बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यह स्वाभाविक रूप से हर युग में फैल जाएगा। ब्लू स्टार के कोने में अब उसे जो करना है वो ऊपरी सीमा को अवरुद्ध करना है, मानव जाति का, और फिर मानव जाति को बिना जाने उसके लिए काम करने दिया। लू यू की पुष्टि के साथ ली गुओलाओ और अन्य लोग आश्वस्त हो गए, और फिर उन सभी ने अलविदा कहा। लू यू ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और छोटी सफेद लोमड़ी, सुनहरे बंदर और आग की दिशा में देखा। पक्षी पीछे हटना। उन्होंने अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया था और 20 स्तर पर हमला करने के लिए तैयार थे ताकि वे भुगतान कर सकें। उन पर ध्यान। आखिरकार उनका खून विशेष है, और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के युग में रक्त संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति विध्वंसकारी होगी। बाद की पीढ़ियां इसे मिथक का पुनरुत्थान कहेंगी। दुनिया और संसार नाटकीय रूप से बदल जाएगा, और पौराणिक अस्तित्व और क्षेत्र अत्यधिक शक्ति के साथ प्रकट होंगे। लू यू अपने पिछले जन्म में एक साधारण व्यक्ति था। हालांकि वह इस जन्म में एक सुनहरा चील था, लेकिन वह विशेष रक्त से बहुत दूर था। अधिक से अधिक वह एक था संकर प्राणी। मैं पौराणिक कथाओं के पुनरुत्थान के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि शितोलिंग का शेरऊंट राजा, कुयुन पर्वत का बैल दानव राजा, पासी गुफा की मकड़ी आत्मा और जेड फेस्ट जिली पर्वत की राजकुमारी, ये भयावह और अद्वितीय बुराइयां एक के बाद एक सामने आएंगी। छोटी सफेद लोमड़ी में 9 ऊंचे घोड़े का खून है। लोमड़ी। सुनहरे वानर में एक अद्वितीय दिव्य वानर का खून है। फायरबर्ड में सुजाकू का खून है। वे सभी कम से कम शुद्ध रक्त वाले प्राणी हैं, और भविष्य में सच्चे रक्त वाले प्राणियों पर हमला करने की भी संभावना है। यदि वे 20 स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनकी रक्त वंशीय विरासत आगे भी अनलॉक हो जाएगी, और अधिक समाचार और खुफिया जानकारी निश्चित रूप से उनके माध्यम से जानी जाएगी।